तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डायरेक्टिंग के आखिरी टॉपिक पे आ रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ते वक्त बच्चे को समझ सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब उसे अप्लाई करने का नंबर आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पॉइंट इसका आंसर बन सकता है वगैरह वगैरह। तो मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना आने दो। सबसे पहले कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू कहां से होता है? तो शुरू होता है बेटा किसी सेंडर से। सेंडर यानी जो अपना कोई मैसेज किसी को भेजना चाहता है, तो मैं हूं सेंडर। तो इसके अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि सेंडर एक इंसान होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? मैसेज। अब बच्चे यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। मैसेज का मतलब बच्चे सोचते हैं कि उसने जो है ना मैसेज वगैरह टाइप कर दिया, भेज दिया है। नहीं, भेजा नहीं है। मैसेज का मतलब यह है कि अभी उसके वो चीज दिमाग में चल रही है कि मुझे सामने वाले से क्या बात करनी है। इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड, मुझे क्या बात करनी है, अभी करी नहीं है बात, मुझे क्या बात करनी है, इसका मतलब होता है मैसेज। जब वो अपने इस थॉट को, अपने जो दिमाग में चल रहा है उसको टाइप करना शुरू कर दे या कोई इमोजी वगैरह भेज दे, कोई सिंबल वगैरह भेज दे, उसको बोलते हैं बेटा एनकोडिंग। जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करने से पहले दिमाग में सोचते हो ना, तो उसको बोलते हैं मैसेज करना। मतलब मैसेज का मतलब दिमाग में सोचना। और जब टाइप करने बैठ जाते हो या कोई इमोजी वगैरह भेजते हो, उसको बोलते हैं बेटा एनकोड करना। तो आओ जरा पढ़ते हैं इसको। कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू, यानी जो आपके दिमाग में मैसेज चल रहा था उसको कन्वर्ट करना किसमें? कम्युनिकेशन सिंबल में। जैसे वर्ड्स हो गया, पिक्चर हो गई, गेस्चर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है सर जी। उसके बाद मीडिया। मीडिया का मतलब क्या है? आप किस माध्यम से अपनी बात पहुंचा रहे हो। फोन पे फोन करके पहुंचा रहे हो, व्हाट्सएप करके पहुंचा रहे हो, इंस्टा पे पहुंचा रहे हो, उसको बोलते हैं मीडिया। उसके बाद बेटा डी कोड। ध्यान से सुनना बेटा, जो पहला बैरियर पढ़ाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है, मतलब अगला टॉपिक। डी कोड का मतलब क्या होता है? एन कोड का मतलब क्या था? भेजने वाले ने, मैसेज भेजने वाले ने कुछ टाइप करा, कुछ अपने वर्ड्स में कुछ भी लिखा करा। और डी कोड का मतलब होता है जिसके पास मैसेज पहुंचा है वो उसे समझ रहा है अपनी थिंकिंग के हिसाब से। कई बार यही तो ट्यूनिंग खराब हो जाती है कि मैं बोलना कुछ चाह रहा हूं, सामने वाला समझ कुछ रहा है, उसी की वजह से प्रॉब्लम होती है। यानी एनकोड मैंने कुछ और करा है, बंदे ने डीकोड कुछ और कर लिया है। तो डीकोडिंग का मतलब क्या होता है? डीकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्टेड एनकोडेड सिंबल, यानी जो ऊपर एनकोड हुआ उसको कन्वर्ट करना अपनी बुद्धि अनुसार। ठीक है बेटा। कई बार आप कहते हो ना, यार तू तो हर बात उल्टी लेकर जाता है मेरी, यानी मेरा बोलने का तरीका कुछ और था, बोलना मैं कुछ और चाहता था, लेकिन आप समझ कुछ और रहे हो, यानी आप डीकोड गलत कर रहे हो। ठीक है बेटा। उसके बाद एक बंदा होता है रिसीवर, यानी जो उस मैसेज को रिसीव कर रहा है। उसके बाद वो हमें फीडबैक देता है, यानी मैसेज में वो हमारे को कुछ टाइप करके भेजता है या फिर कुछ भी रिप्लाई जो आप उम्मीद करते हो कि सामने वाला कोई रिप्लाई करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। और इस बीच इन सब के बीच अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बोलते हैं मेरे बच्चे नॉइज आना। ठीक है। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, फोन पे बात करते करते आप कहते हो यार तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, नॉइज आना। या मैंने कुछ बोला तुम कुछ और समझे, नॉइज आना। तो इसी के ऊपर हमारा अगला टॉपिक बना। चलो अभी आएंगे, उसमें भी आएंगे अगले पे, पहले इसे जान लेते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सिंपल सा टॉपिक है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बात करना, आसान भाषा में। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स बने हुए हैं, आपको उन रूल्स के हिसाब से ही बातें करनी है। यानी आप मुंह उठा के किसी से भी बात नहीं कर सकते, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है आपको उसके हिसाब से बात करनी होगी। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? आप मुंह उठा के किसी से बात करो। जैसे आप देखते होगे जब लंच ब्रेक होता है हम किसी से भी बात कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आइए जरा पढ़ लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लो थ्रू ऑफिशियल चैनल। कैसे फ्लो करता है ये? ऑफिशियल चैनल के थ्रू, यानी कि जो ऑफिस में रूल्स बने हुए हैं कि आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, उसके थ्रू। डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन में टेक प्लेस
फ्रॉम अ सुपीरियर टू सुबॉर्डिनेट या सुबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी कि बातचीत कौन कौन कर सकता है? मालिक कर सकता है अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय कर सकता है अपने मालिक से, बिल्कुल सही बात है, और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से भी तो बात कर सकता है, अमंग द सेम लेवल ऑफ मैनेजर और एम्प्लॉय, यानी सेम लेवल वालों की बात कर दी। यानी कि यहां पर तो बात करी थी मालिक बात कर रहा है सुबॉर्डिनेट से, दूसरे में बात करी सुबॉर्डिनेट बात कर रहा है मालिक से, और तीसरे में बात करी हम अपने लेवल के बंदे से बात कर रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ओके सर जी। इसको डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। डाउनवर्ड कैसे याद रहेगा? ये सुपीरियर सुबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, मालिक सुबॉर्डिनेट से बात कर रहा था, डाउनवर्ड। इसको अपवर्ड बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सुबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है, अपवर्ड। और इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे, सेम लेवल के बंदों से बात हो रही है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें हम कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करते कि हमें इससे ही बात करनी है, उससे बात करनी है, आप किसी से बात कर लो। जैसे एग्जांपल, वर्कर चिट चैट इन अ कैंटीन। अब तो समझ में आ गया होगा, कैंटीन में बातें चल रही हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ द सुपीरियर। The informal communication arises out of need of employee to exchange their views, which cannot be done through formal channel। यानी हम अपनी कुछ मन की बातें कर रहे हैं, जैसे आपको भी कभी किसी टीचर की चुगली करनी होती है तो आप मुंह पे तो नहीं करते हो, ना क्लास में करते हो कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है और हम अपना कंप्लेंट कर रहे हैं एक दूसरे से। नहीं, हम कब करते हैं आपस में बातें? जैसे हम ट्यूशन से या स्कूल से बाहर निकल गए, फिर करते हैं यार ये टीचर ऐसा है, यार ये टीचर ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा। हर कोई करता है, कोई मैं आपको इसमें दोष नहीं दे रहा, बिल्कुल करनी भी चाहिए, मन की निकालनी भी चाहिए आपको। इसको बोलते हैं बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें हम चिट चैट कर रहे हैं। हम कोई ये नहीं सोच रहे हैं कि अब सामने मास्टर बैठा कौन बैठा, बस अपनी बातें कर रहे हैं हम, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। The informal communication arises out of need of employee, क्योंकि एम्प्लॉय उसको मानता है कि मेरी जरूरत है भैया, मैं अपने तन मन की जब तक बोलूंगा नहीं, मैं हल्का नहीं होऊंगा, तो कर ले भैया कैंटीन में जाके कुछ भी बातें कर ले आपस में। विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल, जो कि फॉर्मल चैनल के थ्रू बात नहीं हो पा रही थी। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली रेफर्ड एज ग्रैप वाइन। बेटा ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मल को ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ग्रेप वाइन का मतलब होता है हम किसी भी डायरेक्शन में किसी से भी बात कर रहे हैं, कोई हमसे पूछने करने वाला नहीं है। ठीक है, बिकॉज इट इज स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शन। ग्रेप वाइन का मतलब क्या होता है? हम सभी डायरेक्शन में, यानी किसी से भी बात कर सकते हैं। लंच ब्रेक में कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है। समझ गए बात को? डिसरिगार्डिंग द लेवल ऑफ अथॉरिटी। आप ये नहीं देखोगे कि यार इससे बात करूं या नहीं करूं, आपका मन है भाई कैंटीन में आप किसी से बात कर लो। ठीक, आगे चलते हैं। इट कैरी इंफॉर्मेशन रैपिडली, ये इसमें जानकारी बड़ी तेजी से फैलती है, बिल्कुल। एंड देयरफॉर मे बी यूजफुल टू द मैनेजर एट टाइम। इट इज यूज्ड बाय मैनेजर टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज सुबॉर्डिनेट। ये वाला तरीका एक मैनेजर जब यूज करता है जब वो अपने सुबॉर्डिनेट के मन की बात जानना चाहता हो कि इनके मन में क्या चल रही है। मुंह पे तो मुझे गाली नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे तो जो गाली उसके मन में आ रही है, तो वो क्यों आ रही है? अगर हो सकता है सुधारी जा सके तो सुधार ली जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपके साथ में इतनी बातें क्यों कर रहा हूं, बात को समझिएगा। पेपर में आएंगी केस स्टडीज, जब केस स्टडी आएगी तो ये जो अभी मेरे और आपके बीच बातें चल रही है ना, इसी टाइप की आपको लाइन लिखी भी मिलेंगी केस स्टडी के अंदर। उस टाइम पे आपको पता लगेगा भाई हाँ ये वाली बात तो वहां हुई थी यार, हाँ ये वाली बात तो वहां हुई थी। ये चिट चैट वर्ड, कैंटीन वाली बातें, चुपचाप वाली बातें, ये ग्रैप वाइन वर्ड, ये सब मिलेंगे। उससे आपको आइडेंटिफाई करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। डायरेक्ट परिभाषा अब पूछी जाती नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद टू नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? पहला, द grapevine communication is spread rapidly and sometimes get distorted। कई बार इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन कम्युनिकेशन बड़ी रैपिडली जा रहा है, यानी कि बहुत जल्दी। अब मान लो मेरे को कुछ गलत पता था,
मैंने अपने मुंह से बोल दिया और वो बहुत जल्दी फ्लो कर गया, मेरे बाद में पता लगा बे यार ये तो गलत जानकारी चली गई, अब पकड़ ले माथा, अब तो फैल गई चारों तरफ, क्योंकि यहाँ जानकारी तेजी से जा रही है, वो अच्छी भी है और वो गलत भी है। ठीक है, उसके बाद इट में लीड टू जनरेट र्यूमर्स, ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है, र्यूमर बहुत जल्दी फैलते हैं, अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। क्यों अफवाहें जल्दी फैलती हैं, आप बात को समझो। फॉर्मल के अंदर अफवाहें फैलाने वाला डरेगा एक बार को, क्यों डरेगा, क्योंकि सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ये बात कहां से चली थी, किसने शुरू करी थी, किसने बोली थी, किसको बोली थी, सबको पता है, तो मेरे को डर लगेगा नहीं लगेगा कुछ भी बोलने से पहले, मैं यार मैं पकड़ा जाऊंगा। इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल में क्या है, ये तो ऐसा है जैसे भीड़ में से किसी ने पत्थर मारा, ढूंढते रहो भीड़ में किसने मारा था, कुछ पता लग रही है भला आपको, नहीं लग रही। यहाँ पे र्यूमर फैलाने वाला डरता नहीं है, इसलिए यहाँ र्यूमर खूब फैलते हैं बेटे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटा, आप बैरियर पे आ जाते हैं, यहां से आपकी केस स्टडी बननी शुरू हो जाती है, यहां से केस स्टडी शुरू होती है बेटा हमारी। सबसे पहला क्या है, सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है जब एनकोड और डीकोड में दिक्कत आ जाए, एनकोडिंग एंड डीकोडिंग में दिक्कत आ जाए। ध्यान से सुनना बात को, यानी मैं बोल कुछ रहा हूं तुम समझ कुछ रहे हो, अब ऐसी प्रॉब्लम आ क्यों रही है, तो उसका सबसे पहला कारण होता है बेटा, चलो मैं पहले ये भी पढ़ा देता हूं। These are related to process of encoding and decoding of message, समझ गए, into words। और अब ये दिक्कत आ क्यों रही है, इसमें सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस मैसेज। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो बात करते करते आपके पास शब्दों की कमी पड़ जाए, या आपके पास वोकैबुलरी की कमी पड़ जाए, कई बार होता है ना, इंग्लिश बोल रहा है कोई बच्चा, कोशिश कर रहा है, बोलते बोलते उस पर वो शब्द नहीं निकल रहा, तो इससे कम्युनिकेशन का फ्लो टूट जाता है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं, क्या है, अगर इन एडुकेट वोकैबुलरी की क्वेश्चन में बात कर दे, यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड, कोई गलत शब्द यूज कर लिया आपने, है ना, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, या जरूरत वाले वर्ड सिखा गए, जैसे एग्जांपल सुनो, मेरे को पूछना था कि आपने खाना खा लिया, और मैंने क्या पूछा, हो गया तुम्हारा, हो गया, तुम कह रहे हो भाई क्या हो गया, क्या पूछ रहे हो सर, हो गया का क्या मतलब होता है, हो गया क्या होती है, क्या हो गया, अच्छे से पूछो ना। अरे मैंने कहा खाना खा लिया, तो ऐसे पूछो ना, खाना खा लिया, तुम तो पूछो हो गया, अरे क्या हो गया, बहुत चीजें होती हैं होने वाली, तो ये क्या है, नीडेड वर्ड्स ही खा गया मैं, यानी जो शब्द बोलने चाहिए थे वो वर्ड ही मैं खा गया। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हुई समझने करने में। दूसरा, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, कई बार एक भी चीज की, वर्ड की कई जगह अलग अलग तरीके से यूज करी जाती है। जैसे मेरी बात को समझना, मैं यहाँ का एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। अब चलो पहले यहां से शुरू करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, बताओ यहाँ पे ये जो वैल्यू वर्ड है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस रिंग का प्राइस क्या है, कितने की है ये वैल्यू, है ना। आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप, अब यहां पे वैल्यू का मतलब क्या है, कि हमारी फ्रेंडशिप का क्या प्राइस है, नहीं, यहां पे वैल्यू का मतलब है कि मैं अपनी और आपकी फ्रेंडशिप की वो रखता हूं, मतलब इंपॉर्टेंस को जानता हूं, यहां पे वैल्यू का मतलब इंपॉर्टेंस है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, अब यहां पे वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पे ये है कि अगर हम कंप्यूटर स्किल्स सीख लें तो इससे हमें क्या फायदा हो जाएगा, यानी वर्ड एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको यूज किया जाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं, मान लो आपके यहां पे कोई मेहमान आया और आप उससे पूछो सर ड्रिंक करोगे, अब ड्रिंक का मतलब जो जनरली लोग यूज करते हैं, ड्रिंक का मतलब विस्की से होता है, अल्कोहल से होता है, लेकिन आपका मन था ये पूछना पानी पियोगे कि सॉफ्ट ड्रिंक पियोगे, तो लेकिन आपने वर्ड यूज करा ड्रिंक, सामने वाला हो गया कंफ्यूज कि पूछना क्या चाह रहा है मेरे से। तो कई बार हम क्या करते हैं, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही चीज के कई जगह कई मतलब निकलते हैं, तो हमें सोच समझ के अपने वर्ड्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे जो नेता लोग होते हैं, जब वो मान लो मोदी जी है, अब मोदी जी
गए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका गए। अब अमेरिका में तो भाइयों बहनों नहीं चलेगा ना भाई, वहां तो हिंदी नहीं चलती, वहां तो अगर उनको कुछ बोलना है तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अब क्या होगा, उन्हें इंग्लिश आती नहीं है मान लो इतनी परफेक्ट, तो वो तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उनके साथ जाता है ट्रांसलेटर जो दोनों लैंग्वेज जानता है, हिंदी भी अच्छे से जानता है, इंग्लिश भी अच्छे से जानता है। वो ट्रांसलेटर उनकी बात सुनता है और इंग्लिश में लोगों को कन्वे करता है। अब सोचो अगर ये ट्रांसलेटर ही गड़बड़ कर जाए तो, इससे यही हल्का पड़ जाए तो, इसे ही कम आता हुआ तो बस हो गया, फिर तो कांड, फिर तो कांड हुआ समझो बेटे। इफ द कम्युनिकेशन ड्राफ्टेड इन वन लैंग्वेज, अगर जो मेरे को मैसेज देना है वो ड्राफ्ट तो मैंने एक लैंग्वेज में करा है, लेट्स से इंग्लिश, इज नॉट प्रॉपरली ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू द वर्कर, कम्युनिकेशन में बिकम इनइफेक्टिव। अब कोई जानकारी है जो मुझे वर्कर तक पहुंचानी है, टॉप मैनेजमेंट ने तो उसको इंग्लिश में लिख के भेज दी, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं हूं जिसको उसे हिंदी में कन्वर्ट करके वर्कर तक समझाना था। अब मैं ही गड़बड़ कर गया तो वर्कर क्या ही समझेंगे भला, इसको बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। ओके सर, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन। जार्गन का मतलब होता है बेटा लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हो तो भैया सामने वाला समझने में कई बार दिक्कत दे देता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो और उससे अगर आप बातें करते हो तो वो आपको आसान भाषा में समझाता है कि जी इसे बुखार है, बस। अब कहने को तो बुखार के कई टाइप्स होते हैं, अगर वो बोलने लग जाएगा तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा और बाहर आके कहोगे पता ना क्या बोलता है डॉक्टर, अब मैं तो बस दवाई लिखवा लाया, मैं तो बस दवाई लेके खाऊंगा, इसके तो समझ नहीं आई इन्होंने बोला क्या, क्योंकि उस डॉक्टर ने टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी। समझ गए मेरी बात? तो कई बार लोग अपनी अंग्रेजी झाड़ने के चक्कर में कांड कर बैठते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर बैठते हैं। तो स्पेशलिस्ट यूज टेक्निकल लैंग्वेज, एग्जांपल टैरिफ, कोटा। अब हर कोई इन वर्ड से फैमिलियर नहीं है। टैरिफ क्या होता है, वो कहेगा अबे ट्रैफिक की स्पेलिंग गलत लिख दी इसने। अरे ना भैया, टैरिफ अलग चीज होती है, ट्रैफिक अलग चीज होती है। लेकिन आप टैक्स वर्ड से तो फैमिलियर हो ना, टैक्स वर्ड से तो फैमिलियर हो। तो टैरिफ का मतलब टैक्स ही होता है, तो भैया क्यों ना टैक्स बोल देते, सामने वाला समझ तो लेता। यहाँ तो ट्रैफिक ट्रैफिक ही करता रह गया सामने वाला। तो इसलिए टेक्निकल लैंग्वेज भी कई बार प्रॉब्लम खड़ी कर देती है बातों को समझने में। अनक्लैरिफाइड असम्पशन। अनक्लैरिफाइड असम्पशन का मतलब होता है कि मैंने सोचा तू समझ गया होगा, तुमने सोचा ये समझ गया होगा, समझा कोई नहीं था। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो आपको, सीधा वर्कर पे देखो, पर एग्जांपल को देखो। मालिक ने, बॉस ने अपने सुबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन क्या दी कि टेक केयर ऑफ आवर गेस्ट, हमारे गेस्ट का ध्यान रखना। कहीं से आ रहा होगा, मे मीन केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन एंड फूड ऑफ द गेस्ट। अब मालिक का तो कहना यह था कि भैया ऐसा है, टेक केयर का मतलब जो मालिक सोच रहा था मन में कि उसका आने जाने का ध्यान रखियो, उसके एकोमोडेशन यानी रहने का ध्यान रखियो, उसके खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखियो। बट द सुबॉर्डिनेट में इंटरप्रेट दैट गेस्ट शुड बी टेकन टू होटल विद केयर। लेकिन सुबॉर्डिनेट ने क्या सोचा कि मालिक उसको ये बोल के गया है कि गेस्ट आ रहा है, उसको होटल तक ध्यान से ले आइए। बस वो होटल के गेट पे उतारा और सुबॉर्डिनेट अपने घर पहुंच गया। अब वो घूम रहा है बाहर सड़क पे, मैं कहाँ जाऊं। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर बॉस का फोन आया, भाई वो तो बाहर घूम रहा है, तो मालिक आपने कहा था ध्यान रखिए, मेरे को लगा आपने कहा है ऑफिस तक ध्यान से ले आइयो, होटल तक ध्यान से ले आइयो, मैं ले आया। अब मेरा मतलब खाने पीने से भी था, तो सर आपको बताना चाहिए था ना कि क्या हो रहा है उनके और बीच के फोन में, फोन पे क्या बातें हो रही है। अनक्लैरिफाइड असम्पशन। मुझे लगा आप समझ गए, आपको लगा मैं समझ गया और समझा कोई नहीं। अनक्लैरिफाइड असम्पशन, इसलिए खुल के समझाना चाहिए हमेशा। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। आपका बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करता है, समझ गए मेरी बात को। अब कोई ऐसे बोले मैं डरा हुआ नहीं हूं, भाई ये सेंस बन रहा है क्या? मेरा बॉडी लैंग्वेज कुछ कह रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं। या आप समझो कोई दूर से व्यक्ति जा रहा है, आप उसे बुलाना चाह रहे हो अपने पास, आवाज तो जा नहीं पा रही आपकी वहां तक, तो आप उसे बुला कैसे रहे हो? ऐसे बुला रहे हो, ओ आइयो इधर आइयो, ओ इधर आइयो। ये आने का साइन होता है क्या? अबे भेजने का साइन होता है। यानी आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है जब आप कुछ समझाना करना चाहते हो।
Body language and gesture decoding becomes a barrier when there is no match between what is said and what is expressed in body movement. यानी जो कहा जा रहा है और जो आपकी बॉडी मूव करके दिखा रही है, उन दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। जैसे मैंने आपको बताया, और भाई इधर आइयो, मैं बोल क्या रहा हूं इधर आइयो, और बॉडी क्या कह रही है जाइयो, मैच नहीं हो रहा है, सामने वाला चला ही जाएगा, आप बैठे रहना। तो ये है बेटा सिमेंटिक बैरियर, जिसके अंदर हमने टोटल 6 बैरियर पढ़े, जिसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में बेटा अगला बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का पहले मतलब जान लो। ऐसा बैरियर जो कंपनी खुद खड़ा करती है। अब जैसे जैसे ए को अगर ई से बात करना है तो ए पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। ये कहेगा भैया मेरी बात पहुंचने में तो शाम हो जाएगी, छोड़ बात ही मत कर। ये बैरियर कंपनी ने लगाया है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो आइए देखें इसके अंदर कौन कौन से बैरियर आते हैं। बहुत ध्यान से, यहां पे बच्चा हो जाता है बेटा कंफ्यूज, इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले है रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि रिजिड रूल बहुत सख्त हैं आपकी कंपनी में। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया ना स्केलर चेन, ए को अगर ई से बात करनी है तो पहले वो बी को बताए, फिर वो सी को बताए, फिर वो डी को बताए, फिर वो ई को बताए। रूल बड़े सख्त हैं भैया, ठीक है। अगला कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन स्ट्रक्चर को लेकर के आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा गंदा है, यानी बहुत सारे लेवल हैं, मैनेजरियल लेवल बहुत सारे हैं, मतलब टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में कंपनी ने 50 लोग बिठा रखे हैं, वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जैसे एग्जांपल सुनो, मोदी जी तक आपको कोई बात पहुंचानी है तो क्या ऐसी पहुंच जाएगी? स्ट्रक्चर बड़ा टफ है। स्ट्रक्चर टफ है इस वजह से आप भी कई बार छोड़ देते हो, अबे छोड़ना, वहां तक बात पहुंच रही है मेरी, बिल्कुल ना पहुंचे। उसको बोलते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का टफ होना। पहले वाले में और दूसरे वाले में फर्क क्या है? पहले वाला तो ये कह रहा है अगर ए को ई से बात करनी है तो उसको कई लोगों को बताना पड़ेगा तब ई तक पहुंचेगी, मतलब पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरे पॉइंट में सिर्फ स्ट्रक्चर को लेके बात करी गई है कि मैनेजर स्ट्रक्चर बड़ा टफ कर रखा है, ये एक पे एक लेवल, दो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा लेवल, ये लेवल के ऊपर बात अगर कर दे तो समझ लेना कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सो कम्युनिकेशन गेट डिले, कम्युनिकेशन डिले होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, एज द नंबर ऑफ फिल्टरिंग पॉइंट आर मोर। ये पेपर में कई बार की स्टडी में फिल्टरिंग पॉइंट आ चुका है, तो इसको कहीं दिमाग में बसा लीजिए आप। उसके बाद लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, कंपनी ने कुछ फैसिलिटीज ही नहीं दे रखी। जैसे एम्प्लॉय को कोई कंप्लेंट करनी है, अब वो कैसे करे? तो उसके लिए कंपनी को क्या रखना चाहिए था अपने पास? कंप्लेंट बॉक्स रखना चाहिए था। एम्प्लॉय को कोई सजेशन देना है तो उसके लिए सजेशन बॉक्स रखना चाहिए कि एक जगह टंगा हुआ है, आपको जो लिखना है उस पर्ची पे लिखो, उसके अंदर डाल दो, हर शाम को वो डब्बा खोला जाता है कंपनी द्वारा और पढ़ा जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव किया जा सकता है। कई बार ना बंदा शर्म करता है फेस टू फेस कहने पे, तो भैया पर्ची डाल दे, है ना। तो ये कंपनी कई बार ये फैसिलिटीज नहीं देती है, लैक कर जाती है इन फैसिलिटीज में, तो ये प्रॉब्लम आती है। जैसे बार बार मीटिंग ना करना, है ना, जल्दी जल्दी मीटिंग हो तो बंदा अपनी बात तो कर पाए। सजेशन बॉक्स ना रखना, कंप्लेंट बॉक्स ना रखना, है ना, या ट्रांसपेरेंसी ना होना चीजों के अंदर। गैदरिंग, यानी अब दिवाली आ रही है, होली आ रही है, 26 जनवरी आई तो गेट टुगेदर होता रहे तो अच्छी बात है। गेट टुगेदर में आप 4 लोगों से मिलते हो, अपने तन मन की कहते हो, कहीं ना कहीं कुछ अपने मन की बताते हो, उनकी सुनते हो। ये सब करना कंपनी की जिम्मेदारी होती है और इसी फैसिलिटीज को कंपनी नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बैरियर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट
ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी क्या है? पॉलिसी के अंदर क्या है कि अगर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा फ्री फ्लो है ही नहीं, कोई बात करने से पहले आपको पता नहीं कितने लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है, तो इस केस में हैम्पर इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मान लो आप देखते होगे आपका 10 फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक है, और अभी एक नया फ्रेंड आया है, अभी वो इतना घुला मिला नहीं है, जरा वो कुछ कह देता है तुम उसकी खिल्ली सी उड़ा देते हो, वो हमेशा डरेगा कुछ भी अपनी बात मन की कहने में, कि भैया मैं कुछ बोलूंगा, जरा से मैंने कुछ बोल दिया, ये हंस पड़ेंगे, मैं बोल ही नहीं रहा। आपने फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का ध्यान नहीं रखा, जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। और एक होता है बेटा स्टेटस। तो कई बार क्या होता है, मालिक अपने स्टेटस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को कभी खुद से खुलने का मौका ही नहीं देता कि तो अच्छा मालिक से इतना फ्रैंक हो रहा है, नहीं हम अलाउड नहीं करेंगे, तो स्टेटस। तो इसे बार बार पढ़ो ताकि चीजें थोड़ी सी क्लैरिटी हो, जब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद क्या आया बेटा? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर, ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन में सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट की बात हो, सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट की बात हो, तो हाई चांसेस हैं आंसर पर्सनल बैरियर में से ही मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आता है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कई बार ना मालिक जो होता है ना, सुपीरियर जो होता है, वो कुछ अपने पास कम्युनिकेशन अपने पास छुपा लेता है। छुपा लेता है किस डर से? कि अगर ये जानकारी बाहर चली गई तो कहीं ना कहीं मेरे ओहदे पर सवाल उठ जाएगा, इसको अपने तक ही रख लो। कुछ सीक्रेट बातें अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर नहीं कर रहा है वो, कि भाई पता नहीं इससे कहीं मेरे ऊपर आंच ना आ जाए। तो ये चीजें आती हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर, जो एक सुपीरियर या सबॉर्डिनेट अपनी तरफ से पैदा कर रहे हैं, अपने मन से पैदा कर रहे हैं। आगे चलो, दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। मालिक को अपने सबॉर्डिनेट पे भरोसा नहीं है। देखो बेटा, भरोसा ना होने में और ऊपर वाले में फर्क है। एक तो होता है मुझे भरोसा नहीं है इसलिए मैं तुझे बता नहीं रहा, ऊपर वाले में क्या है कि मुझे डर है अपने लिए, मुझे डर है अपने लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी कि मेरी कुर्सी ना छिन जाए। तो दोनों में फर्क है बेटा, कि कई बार क्या होता है, मुझे डर नहीं है मेरी कुर्सी का, पर मैं तेरे से ये बात शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। ये है सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? जब मेरी कुर्सी छीनने पे सवाल आ जाए। तीसरा पॉइंट क्या है? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बात करने का ही मन नहीं है मुझे मेरा तुझसे। अब इसमें क्या फर्क है? यहां बात थी भरोसे की, कि मुझे भरोसा नहीं है। यहां क्या है? यहां बात है मन की, कि मेरा मन नहीं है तुझसे बात करने का। भरोसे कई बार होता ना यार, ये बंदा सामने आता खून की लग जाता मेरा, होता है ना एक बार। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, बात करने की इच्छा ही नहीं है मेरी आपसे। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने आपको कोई सजेशन दिया और उससे कंपनी को कुछ फायदा हुआ, लेकिन बदले में आपने एम्प्लॉय को कुछ नहीं दिया, अगली बार वो आपकी कभी हेल्प नहीं करना चाहेगा, वो आपसे कभी बात नहीं करना चाहेगा। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, दैट इज नो रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन फॉर गुड सजेशन, कोई आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है कोई सजेशन के लिए। द सबॉर्डिनेट मे नॉट बी विलिंग टू ऑफर यूजफुल सजेशन, वो कभी आपको सही सजेशन नहीं देगा। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी आपकी सोच का बैरियर। पहला, लैक ऑफ अटेंशन, टीचर पढ़ा रहा है आपका अटेंशन नहीं है, टीचर पढ़ा रहा है आपका अटेंशन नहीं है, तो कभी आप टीचर का मैसेज अपने तक रोक ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान ही कहीं और है। ओ भाई कहाँ यार, शाम को वहां जाना है यार, फला दोस्त के साथ वहां जाना है, टीचर पढ़ाए जा रहा है, तुम्हारी बातें चली जा रही है। लैक ऑफ अटेंशन, प्रॉब्लम आएगी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट यानी भरोसा ना होना। सर अभी आपने भरोसे की बात वहां भी करी थी, इससे पहले वाले में, कहा है वो? ये रहा।
अब ये आया या ये आया, ये कैसे पता चलेगा पेपर में? ध्यान से सुनो। अगर सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच की बात हो रही है, मालिक और नौकर की बात हो रही है, तो आंसर ये है पर्सनल बैरियर। और अगर मालिक नौकर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल बात हो रही है, तो आंसर ये है डिस्ट्रस्ट। ध्यान रखिएगा छोटी सी बात का। उसके बाद प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कई बार आप सामने वाले के लिए पहले से सोच के बैठे रहते हो, अच्छा हाँ ये बोलेगा, ये उसकी बात भी पूरी नहीं सुनते हो, पहले से ही मन बनाए बैठो, तू जो बोलेगा मुझे पता, मैं झूठ ही मानूंगा उसको, तू झूठा है। अब वो आज सच भी बोल रहा है तो भी आपका दिमाग प्री मैच्योर यानी पहले से ही आप सोचे बैठे हो कि भैया ये तो झूठ ही बोलता है, आज बेचारा जैसे तैसे सच बोल रहा था, आपने आज भी भरोसा नहीं करा, करोगे कैसे? प्री मैच्योर इवैल्यूएशन बनाए बैठे हो। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लोग ना किसी पर्टिकुलर नेता वगैरह को लेकर के ना बड़े फनी हो जाते हैं मन ही मन, कि अबे ये आया है अब तो हंसने का मौका मिलेगा। आज वो वाकई में बहुत अच्छी स्पीच दे रहा है, लेकिन आप उसकी बातों को कभी सीरियस नहीं लोगे, आपका क्योंकि माइंड ने पहले से उसके लिए एक छवि तैयार कर रखी है कि ये तो हंसी प्रदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बच्चा सुनता है और भूल जल्दी जाता है, पुअर रिटेंशन, दिमाग में नहीं रहती है उसके बाद, ये भी प्रॉब्लम एक बच्चे के साथ होती है। देखो इसमें और इसमें फर्क है, यहां आपका ध्यान ही नहीं था, यहां भूलने की प्रॉब्लम है आपके साथ में। समझ गए बात को? छोटी छोटी सी चीजें 2-3 बार देखो, पढ़ो, शॉर्ट में पढ़ो, इसको अपने आप याद आ जाएंगे। अब कैसे इसको इंप्रूव किया जा सकता है, वो टॉपिक खत्म हो गया। इन बैरियर्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो इसका पहला तरीका क्या है, हमेशा आपको आइडिया क्लैरिफाई करना चाहिए। यानी कि आपको स्पीच देने वाले हो तो स्पीच देने से पहले, जैसे बीइंग अ टीचर, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें उस टॉपिक के बारे में अपनी तरफ से कुछ बताना चाहिए कि ये टॉपिक किस बारे में है। उससे क्या होगा कि जब मैं उस टॉपिक के बारे में पढ़ाने के लिए जाऊंगा तो बच्चों को थोड़ा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसका बेस तैयार कर दिया आपके लिए। तो क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पहले आइडिया क्लियर करो। सेकंड पॉइंट, मैनेजर को अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड। यानी कि उतनी बातें बोलो जितनी सामने वाला समझ सके। ज्यादा हाई फाई बातें बोल के अपने बारे में, अपनी छवि बनाने के चक्कर में सामने वाले के आगे इतनी हाई फाई लैंग्वेज, इतनी हाई फाई लेवल की बातें मत करो कि सामने वाला कहे इसकी तो बात ही पल्ले नहीं पड़ रही। जैसे आप 12th लेवल पे हो तो हम आपसे 12th लेवल तक ही बात करते हैं, बियॉन्ड लेवल हम आपके साथ नहीं जाते हैं। क्यों? उसके बियॉन्ड जाएंगे समझ नहीं आएगा। अब जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, अब वो ए बनाना सीख रहा है, ए फॉर एप्पल, आपने वो बना रहा भी टूटे फूटे हाथ से, आपने लगाए उसकी गुद्दी पे, अब ऐसा ए बनाना नहीं आता, ले आंख बंद करके ए बना देता हूं, APPLE, पूरा एप्पल की स्पेलिंग लिख दी और हंस रहे हो उस जरा से बच्चे पे खुद। अरे भाई वो तेरे लेवल का है क्या? तू तो ए फॉर एप्पल भी जानता है, लिखना भी जानता है, तूने एप्पल को खाया भी है, वो तो अभी पैदा ही हुआ है। वो जैसे तैसे ए बना रहा है आड़ा टेढ़ा और तुम बुद्धि गर्म कर रहे हो उसकी बात बात पे, ये गलत बात है। उतनी बात करो जितना सामने वाले का लेवल हो। नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजर शुड कंसल्ट अदर बिफोर डेवलपिंग अ प्लान। यानी कि कम से कम अपने प्लान आगे सुनाने से पहले, अपनी कम्युनिकेशन आगे करने से पहले, मान लो कोई नेता है अपनी स्पीच देना चाहता है, तो स्पीच देने से पहले उस स्पीच को अपने कुछ करीबी लोगों को पढ़वाओ, उनको पढ़ने के लिए बोलो कि पढ़ो जरा, इसमें कोई कमी पेशी हो, कोई अटपटा लग रहा हो तो मुझे बता दो, कहीं ऐसा ना हो जनता के पास जाऊं और ये स्पीच गाऊं और मुझ पर टमाटर फेंके जाएं गले गले वो भी। तो इसलिए अपने जानने पहचानने वालों से पहले कंसल्ट कर लो कि हमें ये बात करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए। उसके बाद मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। जो बात करने जा रहा है उसको पता होना चाहिए वहां की लैंग्वेज हमें कौन सी यूज करनी है, अपना टोन कैसा यूज करना है। अब जैसा टोन आप अपने घर पे यूज करते हो, क्या ऐसा ही टोन आप प्रिंसिपल रूम में भी यूज कर लेते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। या जैसा टोन आप अपने भाई बहन के साथ यूज करते हो, ऐसी टोन अपने माँ बाप से भी यूज कर लेते हो? नहीं। तो आपको अपनी टोन का ध्यान रखना चाहिए, अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, अपने कंटेंट की आप क्या बातें किससे कर रहे हो उसका ध्यान रखना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन बेटर
हो पाएगा। उसके बाद प्रॉपर फीडबैक लो। फीडबैक लेने से क्या होता है, फीडबैक लेने से ये होता है कि आपको पता लगता है आप जो समझाना चाह रहे थे सामने वाला समझा या नहीं समझा। अगर सवाल जवाब सही आ रहे हैं यानी हमारा आपके बीच का कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। अगर जवाब नहीं आ पा रहे हैं तो यानी अभी प्रॉब्लम है, उसको पहले सही करेंगे। आगे चलो। मैनेजर शुड डू अ रेगुलर फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सुबॉर्डिनेट, यानी कि जो भी हमने अपने सुबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको रेगुलरली फॉलो अप करना कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और एक जो सबसे मुझे अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट, एक अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो एक अच्छा लिसनर हो। यानी अगर मैं सिर्फ बोल ही बोल रहा हूं, सुनने में इंटरेस्टिंग नहीं हूं मैं आपके, समझना नहीं चाहता मैं आपको, मैं कभी एक अच्छा स्पीकर बन ही नहीं सकता। जब तक मैं सुनना नहीं सीखूंगा मैं बोलना कभी नहीं सीखूंगा, ये ध्यान रखिएगा। कई बार होता है आपके आगे कोई कुछ बोलता है, आप उसके बात खत्म होने से पहले बात काट के पहले अपनी बातें पेलनी शुरू कर देते हो, यानी आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते हो। जब सुनोगे नहीं तो आपके अंदर कोई इम्प्रोवाइजेशन कैसे आएगा बच्चे। आप पहले से मन को रिजिड बना के बैठे हो, नहीं मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, तो बेटा फिर आपका दायरा आपने खुद ही सीमित कर लिया है। तो एक अच्छा स्पीकर होने से पहले आपको एक अच्छा लिसनर होना जरूरी है। ये अगर आप 7 बातें अगर करें तो ये आपकी कम्युनिकेशन बैरियर को कहीं ना कहीं खत्म कर सकते हैं। जैसे आइडिया क्लैरिफाई करो कि क्या बात करनी है, अपनी जो है सामने वाले की जरूरत के हिसाब से अपनी बातों को एडजस्ट करो, ज्यादा हाईफाई बातें मत करो। अपनी बातें आगे रखने से पहले अपने करीबियों से एक बार कंसल्ट कर लो। अपनी टोन का, अपनी लैंग्वेज का, अपने कंटेंट को एक बार चेक करो। ठीक है, कई बार हम कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी होती है तो मेरे टोन में चेंज आ जाता है एकदम कि लाइक मेरे को ये लाइन बोलनी है, लाइक ये वाली लाइन बोलनी है, तो मैं बोलता हूँ यहां तक तो मैं आराम से पढ़ता पाऊंगा था, मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। तो ये हमने जोर लगाया ना ताकि बच्चे को ध्यान लगे यहाँ कुछ अलग था, समझ। तो उस टोन का ध्यान रखो मेरे बच्चे। उसके बाद में फीडबैक लेना ना भूले। फीडबैक लेने से पता लगता है सामने वाला कितना समझ पाया आपकी बात को। फॉलो अप लें, एक अच्छे लिसनर बने। कोई अच्छा लिसनर जब भी बन सकता है, कोई अच्छा स्पीकर जब भी बन सकता है जब वो अच्छा लिसनर हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बच्चों चैप्टर को पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। बहुत जल्दी हम जैसी सिलेबस खत्म करेंगे हमारे PYQs स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये रिवीजन कई बच्चों को फायदा पहुंचा सके। तो मिलेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे बच्चों।